डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है टू सम एक्सटेंट, है ना भाई? हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत हैं। प्रॉब्लम्स बहुत है। एक्चुअली एक बार प्रभु जी क्लास ले रहे थे तो उसमें भी वो बता रहे थे कि किसी को प्लेजर देने का या उसको खुश करने के तरीके कितने हैं, तो आप ना उसको काउंट कर सकते हो कि 1 मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दूँ, या मैं उसको पंखा कर दूँ गर्मी में, या ऐसे ऐसे करके ना हम कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे किसी को हैप्पीनेस मिले, प्लेजर मिले। तो उसको हम ना लिस्ट करके काउंट कर सकते हैं। पर कितने तरीके से हम किसी इंसान को परेशान कर सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। मतलब हम उसको बातें चपड़ 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 करके परेशान कर सकते हैं, या किसी और तरीके से मैंने उसको जाके घूसा मार दिया तो भी मैं उसको परेशान कर सकती हूँ। और परेशान करने के लिए और टिप्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट योर ब्रदर्स, तो ऐसे भी हो सकता है। तो एक्चुअली, और सच बताए तो अभी के टाइम पे तो हमारे लिए एग्ज़ाम्स भी परेशानी होगी, किसी किसी के लिए इंटरनल में नंबर ना देने वाली टीचर्स भी परेशानी होती है। तो एक्चुअली ऐसे हम देखते हैं, जैसे आपने कहा ना कि सिचुएशंस के बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कोई पर्सन बैठा है और उससे पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आप बताना चाहेंगे? तो फिर वो बता रहा है कि मेरा फिज़िक अच्छा नहीं है, फिज़िकल बॉडी, मुझे थोड़ा सा ऐसे हाइट चाहिए थी, थोड़ी सी बॉडी चाहिए थी, ना मेरे पास जॉब है, मेरे को फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, मनी नहीं है, या फिर मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, या फिर मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर मेरे दोस्त नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं अलग अलग। और अगर आप किसी भी नॉर्मल पर्सन से पूछोगे ना, तो उसके यही होगा कि हमारी ये प्रॉब्लम है। पर क्या ये एक्चुअली वो रियल प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें अपना लाइफ का पूरा एनर्जी स्पेंड करना चाहिए? मतलब जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, रियल प्रॉब्लम की। या इट इज नॉट दैट प्रॉब्लम, बट हमें फेस तो करना पड़ता है ना। हाँ, ये पता है कि लाइक हमारा अल्टीमेट गोल कुछ अलग है, लाइक सॉल्यूशन एंड मे बी डिवोशन टू गॉड एंड सर्विस एंड लाइक, बट स्टिल ये सारी मैटर करते हैं। मतलब यू नो लाइक कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। सपोज कि ना, लाइक आई वांट टू गिव सम एग्जाम और एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बट बहुत मन है कि यार इतना पढ़ा था, हो जाता, एंड लाइक तो यू नो एट दैट टाइम लगता है कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम है एंड दैट विच कांट बी इग्नोर्ड। हाँ, एक्चुअली मतलब वो प्रॉब्लम तो है ही, और उन प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन करना ही है। एक्चुअली कृष्णा भी बताते हैं कि हमें कभी अपनी ड्यूटी से भागना नहीं चाहिए। पर यहाँ पे मैं क्या पॉइंट कह रही थी कि हम कभी कभार ना अपने इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी लाइफ का जो रियल प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली जो मिजरीज हम इस लाइफ में फेस कर रहे हैं, रियल प्रॉब्लम्स, तो हम कहीं ना कहीं उन्हें ही भूल जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, जो हम यहाँ रियल प्रॉब्लम की बात कर रहे थे ना, तो रियल प्रॉब्लम मैं आपको हिंट देती हूँ कि रियल प्रॉब्लम कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए ना जो कि सबके लिए हो। फॉर इंस्टेंस, ये जॉब, फैमिली प्रेशर या मनी वगैरह, ये हर किसी के लिए नहीं होगा ना। और रियल प्रॉब्लम कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जो सच में प्रॉब्लम है। मतलब अगर मेरे कल एग्ज़ाम है और मुझे कुछ नहीं आता, तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, पर ये प्रॉब्लम मैंने खुद क्रिएट की। तो मैं इसको अवॉइड कर सकती थी, पर रियल प्रॉब्लम कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मैं अवॉइड कर ही नहीं सकती, मैं नहीं चाहती फिर भी आ रही है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स का आपके पास आइडिया है? ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं? जैसे ना, यहाँ हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि अगर हम किसी को रियल प्रॉब्लम कह रहे हैं ना, तो वो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि एक्चुअली इट इज़ कॉमन टू ऑल। मतलब हर कोई, मैं, आप, हम इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं हम सब, और मीटिंग के बाहर जितने लोग बैठे हैं सब लोग, तो एक्चुअली एवरी वन इज़ फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स। क्योंकि जैसे हमने एग्ज़ाम का देखा, तो अभी हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं पर सबके नहीं चल रहे, या किसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पर वो प्रॉब्लम किसी और के लिए नहीं होगी, है ना। तो एक्चुअली ये तो कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं, मतलब ये सबके लिए प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे ही नो बडी वॉन्ट्स इट, कि कोई चाहता नहीं है उसे। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, अगर आपका पड़ोसी स्मोक करता है, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आई डोंट लाइक द स्मेल। तो आई विल से कि मत कर, पर मेरे लिए इसलिए वो प्रॉब्लम है। पर उस पर्सन को, वो तो चाहता है, उसे तो बहुत अच्छी लगती है, हालांकि वो उसके लंग को ख़राब करती है, और उसे तो वो बहुत अच्छी लगती है, तो ही एक्चुअली वांट्स दैट प्रॉब्लम।
पर रियल प्रॉब्लम तो ऐसी होनी चाहिए ना जिससे हम तंग आ चुके हैं, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, तो एक्चुअली नो वन वांट्स इट। एंड तीसरा, नो बडी कैन अवॉइड इट, कि हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। क्या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है? If I'm able to see that it is health, like हेल्थ। health के लिए तो अगर सबका like अच्छा तो कोई नहीं बोलेगा अगर कुछ बीमारी होती है तो। हाँ हाँ हाँ, And वेरी next one is इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम हो सकता है कि that health issue में अगर है and he or she is unable to visit the doctor just because of like financial issue and all. Twice. These are the two things which I'm getting into right now. पहला हेल्थ था और दूसरा आपने क्या कहा कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। अच्छा, पर ये कॉमन टू ऑल नहीं है, कुछ अमीर लोग होते हैं जो डॉक्टर को ही बुला लेते हैं। अब मैं पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स कैसे होते होंगे वही बताते होंगे, बट कॉमन अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं सोच पा रही हूँ लाइक फाइनेंशियल इश्यूज तो होते ही है सबके एंड आई गेस नो वन विल बी हैप्पी और इफ देयर फैमिली कुछ करो इतने बजट लाइक देयर फैमिली बाकी आप बताते हैं। रितिका, रचना, हरे कृष्णा रितिका। हरे कृष्णा मेघा, हरे कृष्णा एवरीवन। आप लोग कुछ गेस करना चाहोगे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं, जो सबके पास आ जाती है, बिना बुलाए आ जाती है? मे बी एक स्टोरी से और अच्छे से अनवांटेड रिलेटिव्स। ओह, काफी। नहीं मेरे अच्छे हैं। हाँ, मेरे भी अच्छे हैं। तो इट इज़ नॉट कॉमन टू ऑल। ओके, ठीक है, हम लोग ना एक स्टोरी सुनते हैं। जैसे ना, इससे शायद आपको क्लियर होगा। जैसे ना, एक बार थे, हरे कृष्णा श्रुति। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी। तो एक बार ना ऐसा था कि गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा का सबको नाम पता है ना, व्हाट वाज हिज नेम बिफोर ही एक्चुअली बिकेम बुद्धा? सिद्धार्थ गौतम। हाँ, तो एक्चुअली जब वो एज अ प्रिंस थे ना और अपने पापा के किंगडम में रहते थे, उनके फादर एक राजा थे, तो उस टाइम पे क्या था कि वो ना एक बहुत आलीशान और जैसे मतलब राजा का बेटा है, तो उसको प्यार से इतना पाल पोस के रखा है और उसने ना एक्चुअली लाइफ की कभी प्रॉब्लम्स को देखा ही नहीं, तो वो पूरे टाइम पैलेस के अंदर ही रहते थे, तो उन्हें कुछ आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ के बारे में। पर थोड़े से वो बड़े होते हैं ना, फिर उनको होता है कि पापा 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 मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर दुनिया देखनी है, ये वो। तो उनके फादर वैसे रेजिस्ट करते कि बेटा क्या करोगे, यहाँ सब कुछ तो है, पर स्टिल ही रेजिस्टेड, मतलब वो स्टिल बोल रहे थे बार बार। तो एक्चुअली उनके फादर मान जाते कि ठीक है, जाओ आप इसको लेके जाओ, इस सिपाही को या मंत्री को, और इनके साथ जाके जाओ, घूमो थोड़ी देर में। तो जब ऐसे सिद्धार्थ गौतम जब जा रहे थे ना अपने जो भी गार्ड थे उनके साथ, तो एक्चुअली जब वो जा रहे थे ना रास्ते से अपने जो भी चौकी वगैरह था उससे, तो फर्स्ट पर्सन ही सॉ वाज अ लेडी, और उनका जो स्टमक था ना, इट वाज एक्चुअली ऐसे इतना बड़ा सा स्टमक, और वो देख के हैरान हो गए कि वो उन गार्ड से पूछने लग गई, ये क्या है, ये लेडी का स्टमक इतना बड़ा क्यों है, इसको क्या हुआ? तो वो गार्ड बोलते हैं कि ये कुछ नहीं, एक्चुअली शी इज़ प्रेग्नेंट, तो उनके वूम्ब के अंदर एक बेबी है छोटा सा। तो फिर वो हैरान हो गए, उनकी वूम्ब के अंदर एक बेबी है, अंदर बैठा है इंसान। तो बोल रहे हैं हाँ, इसमें क्या है, हम लोग सब के सब ऐसे ही 9 मंथ्स के लिए उल्टे लटके रहते हैं अपनी मदर के वूम्ब के अंदर, और मैं भी था, आप भी थे, उसमें क्या है? तो बोल रहे हैं 9 मंथ्स के लिए हम लोग ऐसे उल्टे लटके रहते हैं एक ऐसी डेंजरस पोजीशन में, और ऐसी गंदी पोजीशन, मतलब ऐसे मदर के वूम के अंदर जहाँ पे एक्चुअली मदर का स्टूल वगैरह सब कुछ है, ब्लड वगैरह। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते, ये क्या है, उन्होंने पहली बार देखा। पर फिर सोचते छोड़ो कोई बात नहीं, काम डाउन, फिर वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते एक्चुअली ही सॉ अनदर पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, और मतलब वो चल रहे थे ना तो उनके हाथ पैर काँप रहे थे, ही हैड बॉडी पेन्स ऑल ओवर द बॉडी, और बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए थे। तो फिर वो उनसे पूछते हैं अपने गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड से, कि क्या हो गया, इनको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हो गए, ये मेरी तरह यंग क्यों नहीं है? तो फिर वो गार्ड उनको बताते हैं कि अरे बेटा, हर कोई ऐसे बड़ा होके एक दिन ओल्ड हो ही जाता है, ये तो नेचर, इसका लॉ है। तो फिर वो फिर से हैरान हो जाते हैं, मतलब हम चाह के भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते,
तो बोलते हैं हाँ अवॉइड नहीं कर सकते, और फिर ये सारी जो भी मिजरीज़ है एज अ ओल्ड एज वो आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें से किसी के ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो हमने देखा होगा कि उनको एक्चुअली बहुत दिक्कत होती है ना। और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते एक्चुअली फिर वो एक और इंसान से मिलते हैं, और वो इंसान इतना खास रहा था, इतना ठीक रहा था, और एकदम मतलब ही वॉज़ वेरी वीक और जस्ट फॉलिंग डाउन, ऑलमोस्ट फॉलिंग डाउन। और फिर सिद्धार्थ गौतम उनको देख के भी हैरान हो जाते हैं कि इनको ये क्या हो गया, इतनी ज़्यादा इनकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। तो फिर वो बताते हैं कि एक्चुअली ये तो डिजीज़ है, ये तो हर किसी को होती ही है, आपकी भी तबीयत ख़राब होती है और हम सबकी भी होती है ना। हम में से ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा कि जिसकी आज तक कभी तबीयत ना ख़राब हुई हो। तो फिर वो उससे भी हैरान हो जाते हैं, और उसके बाद फाइनली वो आगे जा रहे होते हैं और ही सॉ सम पीपल जो कि साथ में जा रहे थे, और उन्होंने ऊपर एक ट्रे सा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, पालकी जैसा वो है ना, वो पकड़ रखा था अपने कंधों के ऊपर, और दे वर जस्ट चैंटिंग सम मंत्रास। और फिर सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं कि ये क्या हुआ, ये लोग ऐसे ये मंत्रा चैंट करते हुए इस पर्सन को कहाँ ले जा रहे हैं, और वो इंसान इसके ऊपर सो क्यों रहा है। तो एक्चुअली फिर वो गार्ड उन्हें समझाते हैं बेटा वो सो नहीं रहा है, ही इज़ एक्चुअली डेड। तो फिर वो पूछते हैं कि डेथ क्या होती है, ये डेड क्या होता है। तो फिर वो एक्चुअली उनको समझाते हैं कि वी ऑल एक्चुअली हैव टू लीव दिस बॉडी, और चाहे अनचाहे हम हमारे आसपास जितने भी रिलेटिव्स हैं या जितने भी फ्रेंड्स फैमिली जिनको भी हम वैल्यू करते हैं, एक्चुअली एवरीथिंग विल बी लेफ्ट। और जितनी भी चीज़ें हम अभी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी धरी की धरी रह जाएगी। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें देख के सिद्धार्थ गौतम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और जिसकी वजह से वो आगे जाके डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली देयर इज़ समथिंग मोर टू लाइफ, और फिर वो उसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या अब आप लोगों को थोड़ा सा हिंट लगा इस जासूस बच्चे की तरह कि हम ऐसी कौन सी मतलब जैसे अगर आप भगवत गीता में भी देखोगे ना, तो भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि एक्चुअली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि एक्चुअली रियल प्रॉब्लम है 13 चैप्टर के 12th वर्स में। तो सॉरी 13 चैप्टर या 8 चैप्टर है, तो उसमें भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। तो ऐसी कौन सी 4 प्रॉब्लम्स है, ये स्टोरी सुन के आप लोगों को आइडिया लग गया होगा शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। गेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी थी। सबसे पहले वो किससे मिले? आई थिंक हाँ यस रचना। नेक्स्ट वन बताओ आप भी बता सकते हो। पहला तो जन्म, मतलब हमारा जन्म, हाँ और उसमें एक बुढ़ापा भी था, ओल्ड एज, हाँ बुढ़ापा तो एंड criteria बिल्कुल कर रहा है। हमारा डेथ, ये 3 तो मैंने उसमें। हाँ और एक सृष्टि ने भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हेल्थ, यस दैट इज़ ऑल्सो इशू। जो गौतम बुद्ध ने देखा कि ये एक्चुअली पर्सन बीमार क्यों पड़ रहा है, मैं तो बीमार नहीं पड़ना चाहता, पर वो गार्ड उसको बताता है कि बेटा आप भी बीमार पड़ोगे, हम भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। और तो सब लोगों को ये समझ आया। तो एक्चुअली हम अगर देखें ना तो हमारी लाइफ में ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जो कि भगवान भगवद गीता में खुद क्लियरली बता रहे हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। कृष्णा स्टेट्स इन द भगवद गीता दैट जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, कि ये 4 जो प्रॉब्लम्स हैं ना, दीज आर एक्चुअली द रियल प्रॉब्लम्स जो कि हर लिविंग एंटिटी को फेस करनी पड़ती है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमें बुढ़ापा आए, है ना, हमारे घुटनों में इधर उधर सब जगह दर्द हो, या हमारी डेथ हो जाए, या हम में से कोई बीमार पड़ जाए, या हमारे में से आसपास में भी कोई ऐसी चीज़ों को फेस करे। तो पर ये एक्चुअली हम सबको फेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से एक्चुअली हम इसको रियल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिलेटिव प्रॉब्लम्स है ना, रिलेटिव और रियल। दे आर रिलेटिव प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ आर सिचुएशन या पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन है। हाँ सृष्टि आप कुछ पूछ रहे थे? बर्थ प्रॉब्लम कैसे है?
वेरी नाइस क्वेश्चन, मैं अभी यही बोलने वाली थी। हाँ, सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली बर्थ प्रॉब्लम कैसे है। ये चीज़ मुझे भी बहुत बाद में समझ आई। ठीक है, तो एक्चुअली हम यही अभी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे ना एक्चुअली भगवत गीता में 13.8 से लेकर 13.12 तक, 13 चैप्टर में 8th वर्स से लेकर 12th वर्स तक, इन वर्सेस में ना भगवान यही बताता है एक्चुअली कि ये 4 जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको जो एक्चुअली समझ पाता है ना एज रियल प्रॉब्लम्स और इनके ऊपर काम करने की कोशिश करता है ना, तो वो एक्चुअली इज़ इन नॉलेज। उसको एक्चुअली ज्ञान है कि इस दुनिया में क्या चल क्या रहा है। तो अब हम अपनी स्टोरी से शुरू करते हैं। बर्थ, कि एक्चुअली बर्थ हमारे लिए प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा ये जो रो रहा है, अब हम इसकी हॉरर स्टोरी सुनेंगे। वीडियो प्ले हो जाए। आवाज़ नहीं आ रही। दिस इज़ एक्चुअली शोइंग कि जो बेबी है वो मदर के वूम के अंदर कैसे कैसे करके ग्रो कर रहा है। और इस वीडियो को अच्छे से देखना, आप लोग समझाओगे फिर बाद में। सो आप लोगों ने क्या देखा अभी अभी? आप लोग कुछ डिस्क्राइब करोगे कि इस वीडियो में अभी क्या शो कर रहे थे ये? Like it is all about the different stages, the 5 months के बाद, 6 months के बाद क्या होता था. Like but I was able to see the most problematic things जो insects और worms के द्वारा खाए जा रहे थे. That was very critical और थोड़ा डरावना. And next जब मामा कुछ खाती है, maybe it's our daughter and all, तो that baby will be might be facing some issues. The next thing was that क्योंकि बहुत tasty soft tender body and all होती है, तो it is having like कुछ भी problem हो सकती है उन्हें. And next was that movement, like he was it is that home is particular like a cave जिसमें वो बंधा हुआ है and he is not having freedom even to move and like so these are the things which are related. यस। और आप लोग कुछ ऐड करना चाहोगे? श्रुति, खुशी, ऋतिका, रचना? हाँ मैं what I feel from this video is जो बेबी होता है वो बहुत स्ट्रगल करके बॉर्न होता है. मतलब जो वो बॉर्न होने के बाद और मतलब बड़े होने तक जितना वो स्ट्रगल कर सकता है उतना तो वो अंदर ही कर लेता है. तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस ऑब्वियसली गेन हो ही जाता है कि आगे कैसे वी कैन सर्वाइव. तो दिस इज रियली सो आई फील कि बहुत स्पेशल और मतलब बहुत अद्भुत है कि ऐसा सब एक सिस्टम भी है कि बेबी को पहले से ही
एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाउ टू स्ट्रगल और हाउ टू सर्वाइव। हाँ, अभी तो अच्छे से बेचारा बच्चा बर्थ भी नहीं लिया, उसको पहले से ही आदत डाल देते हैं, बेटा यहाँ आपको सफरिंग मिलनी है, तैयार हो जाओ। और कोई कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेगा? तो एक्चुअली जैसे हम देख रहे थे ना कि 7th मंथ तक जाके ना उस बेबी के अंदर कॉन्शियसनेस भी आ गई थी। पहले तो वो थोड़ा थोड़ा करके डेवलप कर रहा था, पर 7th मंथ तक जाके ना उसके पास कॉन्शियसनेस भी आ गई। तो अब वो फील कर पा रहा है एक्चुअली कि वो एक मदर के वूम के अंदर, उसको पता भी नहीं है अभी तो वो मदर है या क्या है, वो तो बस अभी ऐसे फंसा हुआ है उल्टा होके, वो भी सीधा नहीं है। अगर बच्चा सीधा होता है ना तो फिर वो ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। तो एक्चुअली वो ऐसे उल्टा होके लटका हुआ है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मम्मी आ बेटा आ ऐसे करके खिलाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मदर की जो पाइप होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो उस पाइप के थ्रू ही उसको फूड न्यूट्रिशन वगैरह सब मिल रहा है। और मदर के स्टमक, उसके अंदर वूम के अंदर जो कीड़े वगैरह है, दे आर एक्चुअली बाइटिंग इट। और जैसे अगर आप लोगों ने कभी न्यूबॉर्न बेबीज़ देखा हो तो उनकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है। मतलब हमारे यहाँ पे ना एक बेबी हुआ था नेबर में, तो हम उसको ना ऐसे गोद उठा रहे थे, तो मम्मी बोल रही थी उसको शांति से पकड़ो, क्योंकि अगर आपका हाथ भी लगेगा ना तो उसके सर पे ऐसे चोट लग जाएगी। तो एक्चुअली इतनी डेलिकेट स्किन होती है, और उस स्किन के ऊपर जो मदर खा रही होती है, क्योंकि उस टाइम पे मदर को और मन करता है कि मैं कुछ मतलब ऐसा खाऊं, अचार वगैरह खाऊं, खट्टा वगैरह खाऊं, या ऐसे बिटर स्पाइसी फूड्स खाने का। तो एक्चुअली वो पता नहीं होता है हमें कि वो अंदर बेबी को कितना हर्ट कर रहा है। तो ये ऐसे करके वो इतने टाइम तक झेल रहा होता है, और वो जब अंदर परेशान हो जाता है ना कि इतने घुटन हो रही होती है उसको, तो वो लात मारने लगता है, हाथ पैर चलाने लगता है। और जब वो ऐसे हाथ पैर चलाता है ना तो हम लोग खुश होते हैं, अरे लात मार रहा है। तो एक्चुअली हम ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि वो बेबी कितना सफ़र कर रहा है। और फाइनली ऐसे स्क्रिप्चर्स में बताते हैं कि जब वो पूरी तरीके से एकदम थक जाता है ना, तो फिर वो पूरा तरीके से हार के भगवान से प्रे करता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि मतलब एक्चुअली मैं यहाँ हूँ ना, तो ये अपने ही एक्शंस की वजह से, अपने पास्ट कर्मा की वजह से हूँ। और अगर मुझे इस बार गलती से भी ह्यूमन बर्थ मिल जाता है ना, तो मैं इस लाइफ में पक्का आपका भजन करूँगा, और इसके बाद अगली कभी भी किसी मदर के वूम में आने की मैं सिचुएशन ही नहीं बनाने दूँगा। और इस तरीके से वो बहुत रो रो के प्रे कर रहा होता है। उसके बाद भी वो बाहर नहीं आ पाता है, तो फिर वो प्रे करता है शायद मैं बाहर जाने के लायक ही नहीं हूँ, और ऐसे करके वो बहुत प्रे कर रहा होता है, पर वो फिर भी भगवान से प्रे करता है, बिकॉज उससे सहन नहीं हो पा रहा होता है। तो वो एक्चुअली प्रे करता है कि मुझे किसी तरीके से बाहर निकालिए, ऐसा श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन आता है। तो फिर फाइनली एक टाइम आता है जब वो प्रेशर आता है 9th मंथ के बाद, और फिर दी जो बेबी है इट फाइनली कम्स आउट। और उसमें भी हम देखते हैं कि वो बच्चा कितने छोटे से एकदम स्क्वीज़ होके बाहर आता है, और उसको कितना पेन होता है, और वो बेचारा निकलते ही रोने लगता है, मैं उसको एटमॉस्फेयर वगैरह सूट नहीं करता सब कुछ। तो यस, आप कुछ बोल रहे थे सृष्टि? Is it newborn या फिर unborn baby? Even though make the conversation with Lord Vishnu. यस, बिकॉज हम वो लोग conversation अरे कन्वर्सेशन मतलब ऐसे लैंग्वेज में नहीं, जैसे हम हिंदी इंग्लिश या मराठी में बात करते हैं वैसे नहीं, बट एक्चुअली स्पिरिट सोल का कनेक्शन है ना इटर्नली भगवान के साथ, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ गॉड। तो एक्चुअली हम किसी भी सिचुएशन में रहे हम प्रे कर सकते हैं, तो वो स्पिरिट सोल एक्चुअली प्रे करती है। अगर इतना ही स्ट्रगल करके आते हैं तो फिर हम भूल क्यों जाते हैं, फिर ना लाइक डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल materialistic things of this world कैसे भूल जाते हैं अगर सच में हमने लाइक फर्स्ट स्टेज में ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया है। और जैसा बताया था ये किसी ने कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल एंड ऑल कि हमारी फीलिंग सेट है बाहर तो फिर व्हाई डोंट वी रियलाइज कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए एंड वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, और हमें याद भी नहीं रहता कि हमने इतना सोचा हुआ था वो हमने थे तो ऐसा कुछ। एक्चुअली ऐसा इसका भी डिस्क्रिप्शन आता है कि जैसे ही वो बेबी बाहर आता है ना, तो वैसे ही जो मटेरियल नेचर है या जो माया है इट कैचेस द चाइल्ड, और उसके बाद फिर वो पूरी तरीके से भूल जाता है जो भी उसने अंदर एक्सपीरियंस किया। और अगर उसको थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ याद भी होता है ना, तो वो बच्चे को बोलना तो आता नहीं है, कोई लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो बस वो वहाँ कर रहा होता है, और बच्चे वो ले करके सब लोग उसको शांत कराते रहते हैं। तो एक्चुअली जब तक वो बोलना सीखता है ना, जब तक उसमें कॉन्शियसनेस आती है, तो उतने में उसको इतना लाड प्यार दे दिया जाता है कि वो उतने में सब कुछ भूल जाता है। और दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि एक्चुअली ना, जैसे हम अभी भी देखें
कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें से अगर किसी को, जैसे किसी का चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह हुआ होता है, या बचपन में अगर किसी ने कुछ ऐसा ख़राब फेस किया होता है, तो एक्चुअली वो बड़े होके भी उस ट्रॉमा को भूल नहीं पाते हैं। वो हमेशा उनके उसका ना एक पार्ट बन के रह जाता है। जैसे अगर किसी को चाइल्ड अब्यूज़ हुआ और उसने ना किसी दाढ़ी वाले, बहुत ऐसे घने दाढ़ी वाले, किसी खतरनाक से दिखने वाले इंसान को देखा था, 7 फीट का इंसान, तो अगर वो किसी भी 7 फीट के इंसान को देखेगा ना, इवन दो ही इज़ ग्रोन अप, तो उसको वो ट्रिगर करेगा एंड मतलब उसके दिमाग में वो ट्रॉमा रहता ही है। तो अगर ये जो ट्रॉमा हमने अभी भी देखा, ये ट्रॉमा हमारे दिमाग में रहता, मतलब ये अगर हमें याद रहता, तो अभी भी ना हम सबको ये ट्रॉमा होता और हमें होता कि बस 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 जल्दी जल्दी भक्ति करो, जल्दी जल्दी निकलना है, बस यहाँ से इनको सॉल्व करना है, निकलना है। तो एक्चुअली ना वो काइंड ऑफ जो भी हम भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करते हैं ना, तो वो काइंड ऑफ फोर्स्ड लव होता कि मुझसे शादी करो वरना मैं ढिशकिया हूँ, उड़ा दूंगा तुम्हें। तो हम उस पेन से बचने के लिए भगवान से भक्ति करें, तो इट इज़ एक्चुअली बहुत छोटे लेवल का है ना। तो इसलिए भगवान उसे भुला भी देते हैं कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा आने के लिए, आपका मन करे तो आप आ जाओ, आपकी इच्छा। तो एक्चुअली ये फ्री विल हमें देने के लिए भी होता है। पर जब हमें कंसियसली अनबॉर्न बेबी को पहले से ही था कि आई एम हैविंग दिस मच स्ट्रगल एंड ऑल, तो जैसे हम आते हैं तो बच्चे को क्यों बोला जाता है कि अभी तो बच्चा है, इसके पास माइंड नहीं है, फिर यू नो लाइक ही और शी इज नॉट मैच्योर्ड, ये प्रॉब्लम्स को जान नहीं पाएगा एंड ऑल, हम ऐसे बोल देते हैं कि बच्चा है, इसलिए कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट नहीं पता, बट उसके पास मटेरियल वर्ल्ड की इतनी नॉलेज नहीं है ना अभी। जैसे हमने जो डिस्कस किया था ना लास्ट सेशन में, जैसे कि जब सोल जा रही है तो सोल अपने साथ सटल बॉडी को लेके जा रही है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो को, पर जो हमारी मटेरियल बॉडी है या हमारी जो मटेरियल क्वालिफिकेशंस है वो सब तो यहीं रह जाएगा। तो अब मुझे 2+2 4 अब नहीं आता है, क्योंकि मेरा नया बर्थ हो चुका है, तब मुझे नया से सीखना पड़ेगा, या इस मटेरियल वर्ल्ड के तौर तरीके मुझे सीखने पड़ेंगे। पर एक्चुअली मेरी सोल का जो नेचर है, जो मैं सफ़र कर रही हूँ, या जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे माइंड के, इम्प्रेशंस वगैरह, वो मेरे साथ है, ऐसा कुछ कुछ यस। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे ये 4 प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट वाला हमने देखा, इस छोटे बच्चे की कहानी, हमको तो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, पर अभी हमने देखी इसकी हॉरर स्टोरी कि ये बेचारा क्या क्या झेल के आया है। तो एक्चुअली यही सब बातें हमने अभी जो डिस्कस की कि 9 मंथ्स के लिए वो जो छोटा सा बच्चा है वो ऐसे एकदम सिकुड़ कर मदर के वूम में रहता है, और एकदम अंधेरा होता है वहाँ, और वो जो मदर के गैस्ट्रिक जूसेस है उनसे बहुत ज़्यादा एकदम तप रहा होता है, उसकी स्किन जल रही होती है, और जो भी सडन मूवमेंट्स वगैरह होते हैं उसके द्वारा वो ऐसे ऐसे इधर उधर कुछ भी हो रहा है, और जो वर्म्स है उसको परेशान कर रहे हैं, और जो बेबी है ना, अब उसके पास कोई सिस्टम नहीं है स्टूल या यूरिन पास करने का, तो वो भी वो अपनी मदर के वूम में ही कर रहा है, और वो उस सब के साथ ही पड़ा हुआ है ऐसे 9 मंथ्स के लिए आराम से। तो एक्चुअली इतने अच्छे सिचुएशन से हम सब निकल के आते हैं। तो अब आप लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचे हो कि ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन ही मिलेगा। अरे अरे सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ ओल्ड एज। मतलब कोई भी हम में से नहीं चाहता ऑफ कोर्स कि हम बूढ़े हो, नॉट जस्ट बिकॉज ये हमारे चेहरे का झुर्रिया हो जाएगा जैसे इन आंटी का हो गया, बट बिकॉज इसलिए भी कि ओल्ड एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। हम लोगों ने देखा भी होगा अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं कि उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे ना नीचे पड़ोस में एक आंटी रहती है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा ओल्ड है, तो इनफैक्ट शी कैन नॉट इवन मूव, मतलब वो हिल भी नहीं पाती है। एक बार मैं और मेरा भाई यहाँ से कहीं जा रहे थे, शायद कुछ साइन करवाने के लिए कहीं जा रहे थे, तो एक्चुअली उन आंटी ने मुझे बुलाया और बोला कि बेटा मुझे यहाँ से उठा के ना उधर बिठा दो, और शी इज़ जस्ट पूरा का पूरा स्केलेटन, तो मैं उनको कैसे करके उठाऊँ, तो मेरे हाथ काँप रहे थे। फिर मैं अपने भाई को बुला रही हूँ, और फिर मेरे भाई ने और मैंने कैसे करके उठा के उनको ना वो जो उनका चेयर था उसके ऊपर बिठा दिया, और मेरा भाई बाहुबली इंसान उसने ऐसे करके उन्हें बिठाया और उसने ध्यान नहीं दिया, तो एक्चुअली जब वो बैठी ना तो वो बोलने लग गई कि बेटा बहुत ज़ोर से लग गई, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा जब उन्हें बिठाया ना तो एक्चुअली वो जो चेयर या सरफेस था ना, वो सरफेस भी इतना हार्ड था कि उससे उनको लग रही थी। तो एक्चुअली ये हमारी हालत हो जाती है ओल्ड एज में, और ये तो बहुत एक्सट्रीम केस था। इवन
अगर हम 50-60s के लोगों की हालत भी देखें ना, तो यहाँ दर्द वहाँ दर्द, हम सब देखते हैं कि क्या हालत होती है। और अगर कहीं गलती से गिर गए तो फिर तो रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना। ये चीज़ तो हम सब ने देखा ही होगा। ये बेचारे अंकल, इनके इतने बॉडी थी पर ये बाद में जाके बॉडा हो जाते हैं। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम पे जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो भी इसी दम पे फ्लरिश कर रही है। वो ये बोलती है कि आप बस ये पॉइंट्स एज मेरेकल लगाओ तो आपके सारे झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगे। पर क्या, ये क्वेश्चन है कि क्या उससे हम एक्चुअली जो ओल्ड एज आ रही है रियल में, क्या हम उसे अवॉइड कर पा रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट, है ना। तो वो बस हमारा जो डर है ना कि हम ओल्ड नहीं होना चाहते, तो वो उसको यूज़ करके मल्टीविटामिन्स खिला खिला के, पर हम फिर भी उस ओल्ड एज को अवॉइड नहीं कर पा रहे। अभी हम इस वीडियो को स्किप कर देते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो एक्चुअली हमने देखा कि ओल्ड एज भी कैसे एक प्रॉब्लम है। उसके बाद डिज़ीज़, जैसा आप लोगों ने ये तो पहले ही गेस कर लिया था कि हम में से कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता, बट वी ऑल फॉल इल। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा हो, चाहे हम में से उसकी किसी की भी कितनी भी अच्छी इम्यूनिटी हो, है ना। और इसमें ना एक इंसान और आता है, जैसे मोहम्मद अली। आप में से किसी ने उस रेसलर मोहम्मद अली का नाम सुना है? हाँ, तो एक्चुअली ना मोहम्मद अली वाज अ वर्ल्ड फेमस, और वो ना वर्ल्ड चैम्पियन थे एक्चुअली। और वो टॉप रेसलिंग में ना शायद टॉप में आते थे, नंबर 1 पे। तो वो एक्चुअली हमेशा बोलते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, और वो हमेशा जीतते भी थे। तो वो इतना ज़्यादा बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। और एक बार ये होता है कि उनको पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है। और पार्किंसंस डिजीज़ में होता है कि एक्चुअली उनका हाथ इतना काँप रहा होता है और पूरी बॉडी ऐसे ट्रेम्बल कर रही होती है ना, कि वो जो पर्सन जो कि इतने बड़े बड़े रेसलर्स को उठा के पटक दे रहा था, जो अपने आप को आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट बोल रहा था, वो पर्सन अब एक चाय का कप भी उठा नहीं पा रहा है। उसका हाथ ऐसे ऐसे काँप रहा है, पानी तक नहीं वो पी सकता किसी की हेल्प के बिना। ओह, किसी और का नेट चला के देखो। तो एक्चुअली ऐसे होता है। और फिर बाद में वो मोहम्मद अली का इंटरव्यू लिया जाता है, तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और फिर बताते हैं कि एक्चुअली मुझे अब ये जो आई एम द ग्रेटेस्ट वाला टाइटल है इसको थोड़ा हटा लेना चाहिए। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, दे ऑल्सो फॉल इल। ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे थे इज़ डेथ। ये तो एक्चुअली समझाने की ज़रूरत नहीं है। नन ऑफ अस एक्चुअली वांट टू फेस डेथ, है ना, बट वी ऑल फेस इट। और कहीं ना कहीं हम सबको पता भी होता है कि ये आने वाली है, बट वी स्टिल ऐसा सोचते रहते हैं कि हाँ अभी मेरे पास बहुत टाइम है। हमें नहीं पता अभी हमारे पास कितना टाइम है, पर हम सब सोचते हैं कि हाँ अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम जो भी करना है वो सब बाद में करेंगे। और डेथ के बारे में ना एक चीज़ और होती है कि जैसे गरुड़ पुराण है, तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि एक्चुअली जब कोई पर्सन ऐसे बॉडी को लीव कर रहा होता है ना, तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे यहाँ लिखा भी है, द ऑर्गन्स ग्रो वीक, द जो ट्रबल्स है ना, जो पूरी बॉडी है उसमें अलग अलग टाइप से प्रॉब्लम्स होने लगती है, पेन होने लगता है। और ऐसा दर्द होता है जैसे मान लो कि मिलियंस ऑफ स्कॉर्पियंस आर एक्चुअली स्टंग दैट पर्सन एट द सेम टाइम। तो एक्चुअली इतना ज़्यादा पेन उस पर्सन को हो रहा होता है। और वैसे भी नन ऑफ अस वांट टू डाई, है ना, नन ऑफ अस वांट टू लीव एवरीथिंग हियर। तो एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि हम सब अवॉइड करना चाहते हैं। हमें से कोई भी नहीं चाहता, पर वो फिर भी आ जाती है और सबको आती है। ये एक बहुत प्यारा वर्स है श्रीमद् भागवतम का, कि जिसमें वो बताते हैं कि एक्चुअली जब मेरी ऐसे डेथ का सिचुएशन आएगा तो मैं उस टाइम पे कैसे आपको याद कर पाऊँगा। मतलब वो डिवोटी ना भगवान से प्रे कर रहे होते हैं कि उस टाइम पे जो गला वगैरह होता है वो सब कंजेस्ट हो जाता है, गले से आवाज़ नहीं निकल होती है, आंखें एकदम ऐसे बाहर से आने लगती है और सांस नहीं ली जाती है, पूरा शरीर ऐसे हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे याद कर पाएगा कोई। तो वो एक्चुअली डिवोटी प्रे कर रहे होते हैं कि आप अभी जब मैं फिट हूँ ना
तो आप मुझे अभी ही डेथ दे दीजिए ताकि मैं अभी आपका नाम स्मरण करते हुए आपके पास आ जाऊँ। तो एक्चुअली इससे हमें ये भी पता चलता है कि डेथ के टाइम में एक्चुअली एक पर्सन को कितनी दिक्कत हो रही होती है, राइट। तो ये सारी आप लोगों ने मिजरीज समझी ना, मतलब 4 टाइप की प्रॉब्लम्स क्या थी हमारी रियल प्रॉब्लम्स। आप 4 लोग एक एक बता सकते हो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। birth, हाँ, डेथ, health, यस, हेल्थ, डिजीज, डेथ, डिजीज, old age, ओल्ड एज, एंड 4th वन बर्थ। ठीक है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और अभी बोनस का ऑफर चल रहा है तो इसलिए ये 4 प्रॉब्लम्स तो थी ही हमारे साथ, इसके साथ हमारे पास 3-fold मिजरीज भी है। तो क्या क्या है? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज। देर आर मिजरीज बिकॉज ऑफ आर ओन बॉडी एंड माइंड, जो कि हमें ना अपने माइंड या बॉडी की वजह से जो मिजरीज होती है वो है। कुछ मिजरीज ऐसी होती है जो कि हमें दूसरे लिविंग एंटिटीज़ की वजह से होती है, और कुछ होती है जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह के थ्रू होती है। जैसे अभी मैं इसको भर देती हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो हम सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि हमें अपनी बॉडी और माइंड की वजह से आती है, जैसे कि हेडेक हो गया, या स्ट्रेस, डिप्रेशन, बॉडी पेन, या डिजीज़ेस वगैरह हो जाती है, या कभी कभार हमें सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लगते हैं। तो एक्चुअली दीज आर प्रॉब्लम्स ड्यू टू आर ओन बॉडी एंड माइंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है, आदि आत्मिक मतलब कि रिलेटेड टू आर ओन बॉडी एंड माइंड। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ मिजरीज इज आदि भौतिक क्लेश। भौतिक मतलब लिविंग एंटिटीज़ की वजह से, तो दूसरे लिविंग एंटिटीज़ की वजह से, अब चाहे वो इंसेक्ट्स हो, या कोई वायरल माइक्रोब हो, या अपने आसपास के रिलेटिव्स, जैसे रितिका ने कहा था। तो ऐसे किसी और पर्सन की वजह से जब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दैट इज़ आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा होता है आदि दैविक क्लेश, जबकि नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गए जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड्स, टोर्नेडोज, तो एक्चुअली ये हम सब के कंट्रोल में नहीं है ना, आपके मेरे हम सब के किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो दीज आर आदि दैविक क्लेश, जो कि जिसमें थोड़ा सा सुपीरियर डेमीगॉड्स का इंटरफेरेंस भी रहता है। तो ये 3 टाइप के क्लेशेस भी होते हैं हमारे पास बोनस ऑफर में, कि हमारे पास 4 प्रॉब्लम्स है और साथ में हमारे पास आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश भी है। तो इसमें यही है कि आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेस, सुसाइड रेट्स, डिप्रेशन वगैरह कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और टेररिस्ट अटैक, सब कुछ हमें बताइए है ना, सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह हम देखते ही है आदि दैविक क्लेश में। और सब कुछ अगर ठीक चल रहा होता है ना, तो गर्मियों का मौसम होता है और उसमें एक मच्छर उड़ते उड़ते आता है, फिर हमें डंग करके काट लेता है, तो चलता रहता है ये सब। तो एक्चुअली अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि इतने सारे जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? व्हाट डू यू थिंक? आज के टाइम पे साइंटिस्ट वगैरह या डॉक्टर्स, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इन सब के थ्रू अभी तक क्या हमें इन प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन मिला है? आप लोग अपने विचार बता सकते हैं। जैसे नहीं दीदी, मतलब लाइक टेम्परेरी सॉल्यूशन तो बोल सकते हैं, बट परमानेंट सॉल्यूशन तो करने अभी तक नहीं है हो गया? इन निकल सब से। जाएगा। कितना बाकी है? बस 10 मिनट और है। अरे 10 मिनट और हो गया। हाँ, तो एक्चुअली यही है कि टेम्परेरी सोल्यूशन हमें मिल जाता है। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज़। तो चलो हम सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं, मतलब छोटा तो नहीं है, सारे बड़े हैं, पर हम डिजीज़ से स्टार्ट करते हैं कि डिजीज़ का तो मॉडर्न में, मतलब मॉडर्न साइंटिस्ट के पास बहुत सोल्यूशन है कि अगर फीवर हुआ तो आप ये दवाई लो, अगर आपको ये दिक्कत है तो आप ये दवाई लो। पर क्या वो दवाई पर क्या वो दवाई एक्चुअली हमें सॉल्यूशन दे पा रही है? एक्चुअली नहीं।
अगर हम एक दवाई लेते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ और साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस कभी कभार हमें ऐसे फुंसी वगैरह या ऐसे पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लगती है, तो कुछ लोग ना वो पिंपल रिमूवल वाला क्रीम लेके ऊपर से लगा देते हैं, तो एक्चुअली वो पिंपल वहाँ से तो हट जाता है पर कहीं और से निकल आता है। तो एक्चुअली हम पैचअप सॉल्यूशंस हमें मिलती है साइंस के थ्रू, है ना। हम उसको परमानेंटली नहीं सॉल्व कर पाते, पर अगर आपको उसका जड़ से इलाज चाहिए तो आपको अपना ब्लड साफ़ करना चाहिए, बिकॉज ब्लड में जब गंदगी होती है तब ये होता है। तो एक्चुअली जैसे साफ़ी होता है या नीम का जूस वगैरह, तो ऐसी चीज़ें जब हम लेते हैं तो एक्चुअली उसका जड़ से सफाया होता है उस प्रॉब्लम का। तो एक्चुअली हम देखते हैं यहाँ कि अभी जो हम प्रॉब्लम्स है ना उसका कहीं ना कहीं हमें ऐसा टेम्परेरी सोल्यूशन ही मिलता है। और हम जितना कोशिश कर रहे हैं ना साइंस को एडवांस करने की, टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड ही होती जा रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा, आप में से कोई ये कोट पढ़ना चाहेगा? जल्दी जल्दी कोई भी अनम्यूट करके पढ़ सकता है। Martin Luther King Jr. said, "Now man can fly like a bird in the sky and swim like a fish underwater in a submarine. बट The only problem is he can't walk on land like a human being because of pollution." यस, एक्चुअली यही हमारी हालत हो गई है आज के टाइम में कि हम लोग इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं ना कि अब हमारे पास वी कैन फ्लाई इन दी एयर लाइक अ बर्ड, मतलब हमारे पास एरोप्लेन्स है, फाइटर जेट्स है और हेलीकॉप्टर्स, पर्सनल हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। तो हम लोग आसमान में भी उड़ सकते हैं, पानी के ऊपर भी तैर सकते हैं शिप के थ्रू, पानी के अंडर वाटर भी जा सकते हैं हम सबमरीन के थ्रू। पर अब एक दिक्कत हो गई है कि हम ना इंसानों की तरह ज़मीन पे नहीं चल सकते क्योंकि अब इतना पॉल्यूशन होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग भी ये प्रेडिकमेंट या ये आयरनी शो कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करने की तो कोशिश कर रहे हैं पर एक्चुअली उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जगह हम और नए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं, है ना। और एक्चुअली अगर हम ना साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग जाए तो आप देखोगे कि एक वीक में ना एक्चुअली एक वीक में ना, एक लास्ट वीक में अगर आप साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग जाओ तो आपने ना एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा लिया होगा। और अभी थोड़े टाइम पहले लास्ट वीक यू एट अबाउट अ क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड जितना खा लिया। और इस वीक आपने एक पेन जितना प्लास्टिक तो खा ही लिया होगा, क्योंकि इतना प्लास्टिक, इतना पॉल्यूशन आज के टाइम में इस एनवायरनमेंट में है ना कि हम जो चीज़ें खा भी रहे हैं ना उसमें भी कहीं ना कहीं, या जो चीज़ें हम एयर भी ले रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम माइक्रो प्लास्टिक्स को अपने अंदर इनटेक कर ही रहे हैं। और उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हम इतना जल्दी जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं, ये इतनी सारी नई नई तरीके की बीमारियाँ कहाँ से आ रही है। तो एक्चुअली ये इस वजह से होता है। और हम प्लास्टिक लाए तो थे कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, बट वो और प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट कर रही है। और सिमिलरली हमने देखा कि जैसे हम लोग कहते तो है कि हम लोग पहले ना हम लोग बस वो मच्छर मारने वाला बैट हम लोग बना रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत रैट्स को पकड़ने का मैकेनिज्म बनाने लग गए, उसके बाद हम इंसान पकड़ने लगे और उसके बाद हम डिफेंस के नाम पे एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाए। और अब हम पूरी दुनिया को उससे एक दूसरे को खतरा क्रिएट करते रहते हैं। तो डू यू थिंक कि ये जैसे जो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि हमने एटॉमिक बॉम्ब क्यों बनाया, ताकि ना जो दूसरी कंट्री की वजह से हमें डेथ आ रही थी तो हम उस डेथ को अवॉइड कर सकें, तो क्या एटॉमिक बॉम्ब से वो डेथ अवॉइड हो रही है या उससे वो और ज़्यादा बढ़ रही है? व्हाट डू यू थिंक? है ना, बढ़ रही है। एक्चुअली कोई भी सेम पर्सन देखेगा तो ज़्यादा ही बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और एक कंट्री के पास एटॉमिक बॉम्ब है ना तो फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा, उसने मुझे मार दिया तो इसलिए अब मैं भी बनाऊंगी, फिर वो और बनाएगा, तो और ऐसे करके हम प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं, है ना। बट इस वजह से ना हम देख रहे हैं कि जो भी मटेरियल सॉल्यूशंस या साइंटिफिक सॉल्यूशंस हमने दिए तो हमारा इच्छा तो है कि हम हेल्प कर सकें, पर एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है कि ना हम उसको पैचअप सॉल्यूशंस ही दे पा रहे हैं। जैसे अगर आपको वाइट हेयर हो रहा है तो आप कलर कर लो, या आपको रिंकल्स हो रहे हैं तो आप फेस लिफ्ट लगा लो, या अगर आपको बैक पेन या कुछ स्टमक पेन वगैरह हो रहा है तो आप पेन किलर्स वगैरह ले लो, और ऐसे आपको प्रॉब्लम्स हो रही तो आप ऑक्सीजन ट्यूब्स यूज़ कर लो। ऐसे करके हम लोग ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या उससे वो प्रॉब्लम्स, क्या अगर मैं फेयर एंड लवली लगा लूँगी या ओल्ड एज वाली क्रीम लगा लूँगी तो क्या उससे मेरी ओल्ड एज रुक जाएगी?
एक्चुअली नहीं, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमारे पास फिर भी रहेगी, तो वी नीड टू एक्चुअली लुक अप फॉर सम परमानेंट सोल्यूशन। ये एक्चुअली एक छोटी सी स्टोरी है जहाँ पे ना ये प्रिंसेस है, ये किसी को शादी करने के लिए ना एक प्रिंस ढूंढ रही होती है। तो ये इस घोड़े पे सवार इस इतने खतरनाक से शील्ड में बैठे हुए इस इंसान को, ऐसे करके बैठे हुए इंसान को देखती है और वो सोचती है वाओ दिस इज़ द पर्सन, और फिर वो फ्लावर लेके उसके पास जाती है। पर जैसे ही वो इंसान सूट निकालता है तो फिर वो हैरान हो जाती है और वो ये बूढ़े अंकल निकलते हैं एक्चुअली अंदर से। तो क्या अब वो प्रिंसेस इस बूढ़े अंकल से शादी करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो एक्चुअली वही हमारा हाल है कि हम प्रॉब्लम्स को ऊपर से पैचअप सॉल्यूशन कर रहे हैं पर एक्चुअली उससे रियल प्रॉब्लम नहीं निकाल पा रहे। तो अब हम एक्चुअली वैदिक स्क्रिप्चर्स, हाँ, तो एक्चुअली अब हम ना वैदिक स्क्रिप्चर से देखेंगे भगवत गीता के अकॉर्डिंग कि इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें ना एक डेजोलेट आइलैंड की स्टोरी आती है कि एक्चुअली ना इंडिया के साउथ की तरफ एक छोटा सा आइलैंड है और एक बार एक पर्सन ना फिशिंग करने के लिए जाता है और वो कहीं ना कहीं पानी में ना समुद्र में खो जाता है। ये कौन से? अरे जाके खा क्यों नहीं लेते ठम्मा? हाँ, तो वो पानी में से खो जाता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है ना तो फिर वो देखता है कि वो किसी टापू में आ गया है और वहाँ सब लोग आसपास उसको घेरे हुए हैं। सॉरी, एक मिनट। अरे ठम्मा बैठ क्यों नहीं जा रहे हो? सॉरी। तो एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है कि क्या बोल रही थी, हाँ, तो उसकी आंख खुलती है ना तो वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है और वहाँ वो देखता है कि आसपास ना कुछ लोग उसको घेरे हुए हैं, कुछ ट्राइबल्स, और वो ऐसे ऐसे करके अपना वो डंडा बजा रहे हैं, कुछ लोग उसको फ्लावर गार्लैंड्स वगैरह पहना रहे हैं। तो वो सोचता है अब तो मैं गया, अब मेरी बलि लगने वाली है। पर फिर उसको लोग बोल, तो फिर वो लोगों से पूछता है कि क्या अब आप लोग मुझे मार दोगे? तो एक्चुअली वो पर्सन बोलता है कि नहीं, हम आपको नहीं मारेंगे। हर साल ना यहाँ पे 31 दिसंबर वाले दिन ना हमारे यहाँ कोई ना कोई एक पर्सन आ जाता है और उसके बाद फिर हम उसको ना किंग बना देते हैं अपने किंगडम का 1 साल के लिए, और फिर अगले साल 31 दिसंबर को फिर से नया पर्सन आ जाता है। तो फिर वो राजा, मतलब वो पर्सन बहुत खुश होता है कि अब मैं राजा बनूंगा। तो बोलते हैं हाँ हाँ, और उसके बाद उसको अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छे से खाना देते हैं और उसको सच में एज अ राजा ट्रीट करता है और सब लोग उसकी बात भी सुन रहे होते हैं। तो वो बहुत खुश होता है। फिर अचानक से एक दिन उसको याद आता है कि, तो फिर वो ना किसी से पूछता है कि फिर आप 1 साल के बाद नया पर्सन जब आ जाएगा तो वो पुराने पर्सन का क्या करते हो और मुझसे पहले वाले का क्या हुआ? तो फिर वो लोग उसको बताते हैं कि उसका क्या हुआ। वो ना यहाँ से थोड़ा सा दूर एक टापू है, डेजोलेट आइलैंड, मतलब वहाँ पे लोग वोग नहीं रहते, वहाँ कुछ काम नहीं होता। तो हम उसको जाके उस डेजोलेट आइलैंड में छोड़ आते हैं। तो फिर वो पूछता है यार डेजोलेट आइलैंड में फिर वहाँ पे उसका क्या होता है? तो वो बोलते हैं वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। तो एक्चुअली वो वहाँ पे भूख से मर जाता है और वहाँ आप जाओगे तो फिर वहाँ पे बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं, लाइन से बहुत सारे कंकाल हैं, क्योंकि अब तक जितने भी हमारे रूलर्स आए ना हमने सबको वहाँ भेज दिया। तो वो राजा हैरान हो जाता है कि भाई 1 साल बाद आप लोग मुझे वहाँ भेज देने वाले हो। फिर वो सोचने लगता है मैं क्या करूँ। तो देन ही डिसाइड्स कि अभी इस 1 साल के लिए एटलीस्ट मैं किंग हूँ तो मेरी बात सब लोग सुनेंगे। तो एक्चुअली ही अरेंजेस एवरीथिंग कि गोल्ड कॉइन्स और फार्मर्स और ऐसे कैटल वगैरह, तो वो सब सीड्स वगैरह, तो सब कुछ लेके वो उस डेजोलेट आइलैंड पे भेजता है और वहाँ पे फिर वो फार्मिंग शुरू करता है, बिजनेस एग्रीकल्चर शुरू करता है अपने उस 1 साल के पीरियड में, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके। और उसके बाद जब 1 साल बाद उसका टर्म खत्म हो जाता है तो उसको डेजोलेट आइलैंड में भेज दिया जाता है। और वहाँ जाके क्योंकि उसने इतनी सारी तैयारी कर ली थी ना ऑलरेडी ग्रेन्स वगैरह उगा के, तो अब एक्चुअली उसके पास बहुत सारा सामान है एक्चुअली एग्रीकल्चर करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो अब वो अपनी लाइफ को हैप्पीली जीता है। तो एक्चुअली दिस इज़ रियल नॉलेज। डू यू ऑल अग्री? है ना? वो पर्सन ऐसे भी कर सकता था कि मैं 1 साल के लिए तो राजा हूँ ना, पहले ऐश कर लेता हूँ फिर बाद में देखी जाएगी। पर वो एक्चुअली पॉज करता है और सोचता है कि मेरा आगे क्या होने वाला है और एज अ किंग मैं कैसे उसके लिए आगे प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो एक्चुअली द स्क्रिप्चर स्टेट कि हमारी लाइफ भी ना ऐसी ही है कहीं ना कहीं, कि हम एक ट्रेन की जर्नी की तरह मान लो कि अभी हम लोग सब साथ में बैठे हैं, मान लो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई, पर कुछ टाइम बाद समवन विल डिसअपियर।
है ना, ऐसे करके एक एक करके एवरीवन विल गो। पर अगर और उसके बाद हम किस डेस्टिनेशन पे जाएंगे हमें नहीं पता। तो अगर हम अभी से उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, है ना, आफ्टर दैट क्या होता है, अगर हम उसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर नहीं कर रहे तो एक्चुअली हम उस पर्सन की तरह ही है जो डेजोलेट आइलैंड में जाके अब वो आगे कंकाल बन जाने वाला है। तो हमें नहीं पता हमारे आगे क्या आने वाला है। तो इस वजह से इट इज़ आर, किसी भी सेन पर्सन की, इंटेलिजेंट पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो समझे कि वो आगे क्या करेगा। yes. ये एक प्यारा सा वर्स है महाभारत से। तो एक्चुअली ना जल्दी जल्दी भाग रही मैं थोड़ा सा क्योंकि टाइम हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज से पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या है। तो वो बोलते दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट थिंग ये है कि हम सब देख रहे हैं कि हर किसी की एक ना किसी मोमेंट पे डेथ हो रही है, और उसके बाद भी हम सोचते हैं कि मेरी डेथ अभी नहीं होगी। तो एक्चुअली दिस इज़ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, और इस वजह से हमें इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और एक्चुअली जो स्क्रिप्चर्स है ना वो यही चीज़ बताते हैं कि आफ्टर दिस लाइफ, मतलब व्हाट व्हाई एम आई सफरिंग, तो हमारी सफरिंग का कारण ही यही है एक्चुअली, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं एक्चुअली। जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो जैसे अगर कोई मिलियनियर है, तो अगर कोई मिलियनियर का बेटा है तो एक्चुअली ही हैज़ एवरीथिंग विद हिम। तो पर अगर वो मेले में जाता है मान लो, और वो मेले में ना झूला वगैरह देखते देखते खो जाता है, और फिर उसके मम्मी पापा उसे ढूंढ के नहीं मिल रहे, तो फिर बच्चा द चाइल्ड इज़ क्राइंग 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 कि मम्मी चाहिए, ये चाहिए, मम्मी चाहिए। तो एक्चुअली उसको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। पर अगर कोई उस बच्चे को जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है ना, मान लो कुछ लोग उसके पास आते हैं हेल्प करने के लिए, तो वो उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उसको आइसक्रीम दे दिया, लो बेटा आपको भूख लगी है तो आप ये रोटी खा लो, या फिर ये खा लो, या ये बलून ले लो, या ऐसे खुश हो जाओ। तो क्या उस बच्चे को कोई भी ऐसा कंफर्ट प्रोवाइड करना एक्चुअली में उसकी हेल्प करना हुआ? मतलब दिस इज़ द क्वेश्चन। दिस इज़ द क्वेश्चन। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। अगर आप उस बच्चे की सच में हेल्प करना चाहते हो ना, तो यू शुड हेल्प दैट चाइल्ड फाइंड हिज और हर रियल पेरेंट्स। और जब वो अपने पेरेंट्स के पास चला जाएगा ना, तो उसको कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। जो खाने पीने की आप उसको हेल्प करने का सोच रहे थे ना थोड़ा बहुत, वो उसको उसके मम्मी पापा मिलियंस ऑफ टाइम्स में खिला सकते हैं। जो झूला बलून आप उसको दिला रहे थे, वो उसके मम्मी पापा उसको हर टाइम दिला सकते हैं। तो एक्चुअली उसको, उस बच्चे को, सफरिंग चाइल्ड को उसके पेरेंट्स के पास ले जाना इज़ द रियल हेल्प। तो सिमिलरली जैसे हम भी है, वी आर एक्चुअली पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ गॉड, है ना। कृष्णा स्टेट्स इन द भगवद गीता दैट माम वांशु जीव लोगे जीवभूत सनाता, कि आई एम द सीड गिविंग फादर एंड ऑल दीज लिविंग एंटिटीज जितने भी है ना, दे आर ऑल माई पार्ट्स एंड पार्सल्स। अहम बीज प्रतापिता, दैट आई एम द सीड गिविंग फादर। तो एक्चुअली हम कौन है? वी आर द सन्स ऑफ मिलियनियर। नहीं, मिलियनियर, बिलियनियर, लखपति, करोड़पति कोई नहीं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लक्ष्मीपति एक्चुअली। और अगर, और जस्ट हम नहीं, या हम या आप, हम सब नहीं, एक्चुअली एवरी वन अराउंड अस, है ना, इवन द बेगर हु इज़ लाइंग देयर ऑन द स्ट्रीट। तो एक्चुअली अगर हम किसी बेगर को हेल्प करते हैं ना, रोटी कपड़ा देके, तो वो उसको अभी हेल्प कर रहा है, नो डाउट, बट वो उसको टेम्पररी नहीं हेल्प, मतलब उसको परमानेंटली नहीं हेल्प कर पाएगा। इवन हम ऐसे करके अपने आप को भी परमानेंटली नहीं हेल्प कर पाएंगे। और अगर हम किसी को परमानेंटली हेल्प करना चाहते हैं, तो वी शुड हेल्प देम टू रियलाइज़ कि एक्चुअली आप कौन हो। आप उन लक्ष्मीपति के, लक्ष्मी जी के जो स्वामी हैं, उन लक्ष्मीपति के आप सन हो, उनके किड हो एक्चुअली। तो जब हम ऐसे करके किसी सोल को, और इवन खुद को भी, खुद पे भी दया करनी चाहिए, तो जब हम ऐसे किसी पर्सन को भगवान के पास लेके जाते हैं ना, और जब कोई पर्सन, कोई सोल ऐसे भगवान से मिल पाती है, अपने रियल पेरेंट्स से मिल पाती है, तब वो एक्चुअली खुश हो पाती है। और नॉट जस्ट मिलना, बट एक्चुअली हम अपनी लाइफ को भी ऐसे करके मोल्ड करें तो वी कैन बी हैप्पी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी वर डिस्कसिंग, अभी हमने ये समझा कि वाई एम आई सफरिंग, एंड सेकेंड, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। तो एक्चुअली द गोल ऑफ लाइफ इज़ दैट वी अंडरस्टैंड दिस थिंग। मतलब एक छोटी सी स्टोरी हम सुनेंगे और उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। जैसे ना एक बार एक सेंट थे, जैसे सेंट्स थे, तो वो सेंट्स कीप ऑन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते ताकि वो सब लोगों को एनलाइटन कर सके। तो ऐसे ना एक बार एक सेंट किसी राजा के किंगडम में आते हैं, और वो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा पायस राजा है, तो मैं इसको ना ज्ञान दूंगा और इसको मैं हेल्प करूंगा उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में। पर वो राजा बोलता है आप दान दक्षिणा रख लीजिए, पर अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ।
तो फिर ना राजा मतलब वो सॉरी सेंट उसको बोलते हैं कि आप बहुत बिजी हो ना, चलो कोई बात नहीं, मेरा एक काम करना, ये जो डंडा है ना, वो उसको एक डंडा देते हैं और बोलते हैं कि ये डंडा ना अपने किंगडम में जो भी सबसे पागल इंसान दिखे ना उसको दे देना, और उसको आप महीने महीने में तनख्वाह देते रहना, सैलरी देते रहना, बस मेरी इतनी इच्छा है। तो राजा बोलते हैं ठीक है। उसके बाद फिर वो डंडा उसको दे देते हैं और फिर राजा अपने जो सैनिक वगैरह ना उनको बोलता है कि आप सबसे पागल इंसान को ढूंढ के ये डंडा पकड़ा दो। तो फिर वो देखते हैं और किंगडम में घूम के ना उनको एक इंसान मिलता है जो कि हंसे जा रहा है बेमतलब में हंसे जा रहा है। तो फिर वो उसको डंडा दे देते हैं कि लो जी आप इसको संभालो, आप मतलब इसके लायक हो। तो फिर वो उसको सैलरी मिलने लगती है और ऐसे करके अच्छे खासे वो कुछ टाइम तक वो डंडा लेके पूरे किंगडम में घूम रहा होता है। पर फिर ऐसे ऐसे करके ना कुछ साल बीत जाते हैं और फाइनली द किंग ग्रोस वेरी ओल्ड एंड ही इज़ अबाउट टू डाई, है ना, उसको एकदम नियर डेथ हो गया है। तो अब जब वो जस्ट अपने डेथ बेड पे है तो फिर वो सबको बुलाता है और वो पागल भी आता है। तो अब वो पागल से बोलता है कि नहीं, तो अब पागल उनसे पूछता है कि आप ऐसे पड़े हुए क्यों हो। तो फिर वो बोलता है कि अब एक्चुअली मेरे जाने का टाइम आ गया है तो इसलिए मैं ऐसे रेस्ट कर रहा हूँ। तो वो बोलता है आपके जाने का टाइम आ गया है तो आप मुझे भी ले चलोगे अपने साथ। तो फिर वो राजा बोलता है कि अरे तुम तो सच में पागल हो, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। तो फिर वो पागल बोलता है कि अच्छा आप अपनी रानियों को ले जाना चाहते हो ना, तभी आप मुझे नहीं ले जा रहे। तो बोलता है नहीं, मेरी रानियाँ भी मेरे साथ नहीं जा सकती। तो फिर बोलता है आप थोड़ा सा किंगडम ले जाओ, थोड़े से गोल्ड कॉइन्स ले जाओ, ये ले जाओ वो ले जाओ, सिपाही ले जाओ, अरे एटलीस्ट पालकी तो ले जाओ, आपको रास्ते में काम आएगी। तो वो राजा बोलता है कि नहीं, आई कैन नॉट टेक एनी ऑफ दीज थिंग्स विद मी, और तुम अब मुझे इतना परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ। तुम एक काम करो कि तुमने इतने साल तक मेरी ये फेथफुली सर्विस करी ये डंडा कैरी करके, अब तुम एक काम करो कि ना ये जो डंडा है ना अपने से ज़्यादा एक फुलिश पर्सन को, अपने से ज़्यादा एक पागल इंसान को ढूंढ के ना उसको ये डंडा पकड़ा देना और तुम फिर अब इस काम से रिटायर कर सकते हो गया। तो फिर वो जो फुलिश पर्सन होता है वो एक्चुअली वो डंडा उस राजा को ही दे देता है कि, और फिर राजा गुस्सा हो जाता है कि आप मुझे पागल बोल रहे हो। तो फिर वो बताता है कि एक्चुअली आप पागल नहीं हो तो कौन पागल है, क्योंकि आपने इतना सारा टाइम उसके लिए स्पेंड किया जो कि आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, पर आपने थोड़ा सा भी टाइम उस चीज़ के लिए नहीं दिया जो कि आपको नेक्स्ट लाइफ में भी हेल्प करने वाली है। तो एक्चुअली फिर वो राजा समझता है और फिर वो पूछता है कि आप कौन हो। तो फिर वो बताता है कि एक्चुअली मैं उन सेंट का ही डिसाइपल हूँ और उन्होंने ही मुझे भेजा था कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। तो फिर वो राजा एक्चुअली उनसे बोलता है कि आप मुझे सिखाइए और फिर वो नॉलेज को एक्वायर करता है। तो एक्चुअली यही हम आज का क्रक्स रखना चाहते थे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है पर हमें मेन चीज़ को, मेन गोल को नहीं भूलना चाहिए और एक्चुअली हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इनका सॉल्यूशन कैसे करके निकाल सकें। तो रियली सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेने के लिए। आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और हर बारी टाइम ज़्यादा ले लेते हो और हर बारी सॉरी और फिर डाउट पूछते हो फिर। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरा एक्चुअली डिनर लग गया है तो इसलिए मैं अभी लीव कर रही हूँ। थैंक यू सो मच आने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।